गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, in which we have last class we have seen that the chemical reactions of carboxylic acid in which the COH group will be packed. Firstly, we have seen the reduction reaction. If the carboxylic acid is reduced in presence of lithium aluminum hydride or sodium borohydride, strong reducing reagents, it reduce in respective alcohol. कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हम रिडक्शन करवाते हैं LiLH4 या फिर NeBH4 की प्रेजेंस में, तो ये रिड्यूस होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और फिर है ना, जो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है उसके अंदर अपन ने लास्ट ये देखा था, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम। मैंने बहुत स्ट्रेस दी इस बात को कि सोडा लाइम किसको कहते हैं। सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO इन विच द मिक्सचर इज प्रेजेंट इन 3:1। सिंपल वर्ड्स, द 3 रेशियो ऑफ NaOH मिक्सड विद 1 रेशियो ऑफ CaO, दिस मिक्सचर इज नोन एज सोडा लाइम. It always causes the decarboxylation reaction, means it remove always CO2. सोडा लाइम का एक ही फंक्शन होता है CO2 रिमूव करना। आपने ये देखा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद सोडा लाइम, इसने एल्केन का फॉर्मेशन किया और क्या निकाला, सोडियम कार्बोनेट का एक्सट्रीट बाहर निकाला है। अगर यही रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हो तो भी यही, यानी सोडियम सॉल्ट लो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लो, दोनों ही केस के अंदर क्या बनती है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, CO2 रिमूव हो जाती है। इसके अंदर देखो आप लोगों की एक इक्वेशन चलती है, इक्वेशन चलती है, उसको जिसको अपन आप बोलते हो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम ले सकते हो क्योंकि NaOH या KOH हो सकता है, लेकिन आपको स्पेशली क्या दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है, तो आपको यू हैव टू यूज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है सोल्यूशन को, देन क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन बनता है, CO2 रिमूव होती है और साथ में सोडियम मेटल क्या होती है, डिपॉजिट होती है। इस रिएक्शन की जब मैकेनिज्म रीड करते हैं तो मैकेनिज्म के टाइम में क्या होती है, देखो RCOO, इट ब्रेक डाउन इन RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन एंड सोडियम मेटल, RCOO माइनस और Na प्लस। एनोड जो पॉजिटिव पॉइंट होता है उसके ऊपर निगेटिव आयन जाएंगे, जो कैथोड निगेटिव पॉइंट होता है उस पर पॉजिटिव, यानी कि मतलब अपोजिट चार्जेस मूव करेंगे। तो निगेटिव आयन कैथोड की तरफ और अपोजिट आयन एनोड की, निगेटिव आयन एनोड की तरफ और पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे। इस रिएक्शन में देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो निगेटिव आयन है वो CO2 रिमूव करेगा, तो R पे क्या आएगा, निगेटिव। दूसरा भी CO2 रिमूव करेगा, फिर R पे क्या आता है, निगेटिव। R जो हर R निगेटिव है या फिर एनायन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव करके एक एल्केन चेन का फॉर्मेशन करते हैं। वो एल्केन चेन रिएक्टेंट की कंपैरिजन में हायर नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग रिंग होती है। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, पहली रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है, ऑन रिमूविंग इट फ्रॉम एल्केन मॉलिक्यूल। बाय यूजिंग दीज इलेक्ट्रॉन द सोडियम मेटल कन्वर्ट इनटू सोडियम। इन सोडियम आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम में हम देखते हैं कि कैथोड पे प्योर मेटल का डिपोजिशन होता है, जबकि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑयली सब्सटेंस जमा होता है जिसको अपन बोलते हैं एल्केन। ये रिएक्शन अगर आप सोडा लाइम की हेल्प से नहीं करना चाहो तो भी आप किससे कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस से कर सकते हो। इस रिएक्शन को आप बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। स्पेशली आप लोगों की दे नहीं रखी थी, लेकिन ये रिएक्शन जब भी आती है तब पूछी जाती है डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस, तो आप ध्यान रखिए इसको। इन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, देन एट कैथोडिक पॉइंट वी ऑब्टेन द डिपोजिशन ऑफ प्योर सोडियम मेटल, वाइल एट एनोड वी ऑब्टेन द ऑयली सोल्यूशन ऑफ एल्केन। ठीक है, और इसमें भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, लेकिन सोडामाइड के थ्रू नहीं होकर के किससे होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस से होती है। When sodium and potassium salt of carboxylic acid is electrolyzed, then at cathode sodium and anode alkane is obtained। देख लिया अपन ने ये रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन को भी आप याद रखेंगे, है ना। बहुत कोई कॉम्प्लिकेट बात नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आयनिक फॉर्म है, आयनिक फॉर्म को इलेक्ट्रोलाइज करना है, देन आप उसको क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, इतना। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन।
देखो हेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए मैं आपको एक ये बताऊँ, नॉर्मली हमने ये देखा है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड अगर होते हैं तो उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होता है, हेलोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे अपने फिनोल में देखा था, फिनोल की रिएक्शन Br2 से करवाई थी। अगर आपने Br2 के साथ में वाटर लिखा है देन तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना था, क्योंकि फिनोल जो होता है ना वो बहुत ही एक्टिव ग्रुप होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो उसको एक्टिवेट करता है। तो आपके पास बना था 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। लेकिन अगर वही रिएक्शन आपने CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाई थी, क्रॉस में आपको वेरीफाई करवा रही हूँ रिएक्शन ताकि याद आए, है ना। वही रिएक्शन अगर आपने कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करवाई थी तो उस कंडीशन में आपके पास में सिंगल प्रोडक्ट बना था, या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड या फिर पैरा सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि ये क्या करते हैं जो OH ग्रुप है उसके इफेक्ट को इनर्ट कर देते हैं थोड़ा, इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं आता। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड लेने के लिए यू हैव टू यूज़ द इनर्ट मीडिया लाइक CH2 CCl4 एटसेट्रा, एंड टू गेट द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यू हैव टू यूज़ द वाटर। सेकेंड जो रिएक्शन देखो, जो एल्डिहाइड और कीटोन थे उसके अंदर जो हेलोजिनेशन रिएक्शन थी वो बहुत ही स्पेसिफाई रिएक्शन थी। स्पेसिफाई होने का रीज़न ये था कि वहाँ पे भी जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रही थी जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था। फिर हमने देखा था कि अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन जो है वो हेलोजन एटम से हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में करवाते हो। दूसरी बात हमने देखा था कि अगर आप हायर टेम्परेचर यूज़ करते हो या हीट कर देते हो तो रिएक्शन फास्टली हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एसिड और बेस की प्रेजेंस में करवाते हो तो भी रिएक्शन फास्टली हो जाती है, बट उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन ये थी कि इफ़ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNu की प्रेजेंस में किया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे टोटल के टोटल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे हेलोजन एटम से, जिसमें मैंने एसीटोन का एग्जांपल लेकर के रिएक्शन करवाई थी, याद आ रही हो तो। CH3 डबल बॉन्ड O CH3, फिर रिएक्शन Cl2 6Cl2 लिया था, उसके बाद में HNu लिखा था एरो पे, उसके बाद में CCl3 C डबल बॉन्ड O CCl3 प्लस 6HCl लिखा था। ये रिएक्शन मैंने काफ़ी टाइम रिपीट करी थी, स्ट्रेस भी दिया था कि सारे हेलोजन एटम आपको ये करने। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए मैंने ये बोला था कि कीटोन सी रिएक्शन फास्टली देते हैं, जबकि एल्डिहाइड सी रिएक्शन जो है वो स्लो स्पीड से देते हैं। एल्डिहाइड की रिएक्शन भी हमने देखी थी कि नॉर्मली आप करवा सकते हो, तो वो रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वहाँ पे अल्फा हेलोजिनेशन हो रहा था, ठीक है। दूसरी हेलोजिनेशन की प्रोसेस आप लोगों की आई थी वहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या था, हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर अपन CH3 डबल बॉन्ड O कंटेनिंग कोई भी ग्रुप लेते हैं और उस ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं NaOH प्लस X2 के साथ या NaOX के साथ करवाते हैं, तो उससे क्लोरोफॉर्म और रेस्पेक्टिव सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ था। दो रिएक्शन आ गई इंपॉर्टेंट, तीसरी फिनोल वाली थी, और चौथी रिएक्शन क्या है, हेलोजिनेशन करवा रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। इसलिए मैंने रिएक्शंस को बार बार रिपीट करवाया, और आप लोग ना इसी तरीके से इन रिएक्शंस को याद करते रहो। जैसे रिडक्शन का नाम आए तो टोटल रिडक्शन एक बार रिपीट कर दो। आपको हालांकि नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी पीछे कि कौन कौन सी रिडक्शन पढ़े, तो कोई बात नहीं, आप 2-4 बार बुक की हेल्प से इधर उधर ढूंढोगे, हो सकता है मिले भी नहीं रिएक्शन, क्योंकि कई दिन से खोलते हो आप लोग इसको। तो जैसे रिडक्शन का नाम लिया, सारे रिडक्शन याद आ जानी चाहिए। जैसे हेलोजिनेशन का नाम लिया, सारे हेलोजिनेशन याद आनी चाहिए, किसमें क्या स्पेसिफाई था। जैसे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये जितने भी रिएक्शन करती हूँ तो मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि क्रॉस वेरीफाई करवाऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के दिमाग में भी इस तरीके के कंक्लूजन आते रहे। जैसे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ को बताया था, तो जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ का है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डोनेटिंग ग्रुप की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आपके दिमाग में वही क्लिक करना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होता है, तब तो जाकर के ऑर्गेनिक टिप्स पे रहती है। अदरवाइज़ क्या होता है, ये जो चैप्टर चल रहा है ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं नया चैप्टर शुरू करूँगी, हेलो एल्किन, तो वो आप लोगों की सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर होगा, मतलब ऑर्गेनिक का सबसे लास्ट चैप्टर होगा। तो ऑर्गेनिक सारी कंप्लीट हो चुकी होगी, जब तक हम फेस टू फेस होंगे तब तक तो ऑर्गेनिक कंप्लीट है, और आप अपनी तरफ से नहीं छेड़ते तो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ को स्ट्रेस कर रही हूँ, प्लीज़ बार बार रिपीट करें। आप क्वेश्चन पूछने की सिचुएशन में होंगे तब आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में सब कुछ मैटर एक जैसा होता है, तो आप लोगों को क्वेश्चन ही पुट नहीं करना आएगा उसमें, ठीक है। चलो बहुत लंबा चौड़ा नहीं सुनाएंगे आपको, आगे देखो इस चीज़ को। बार बार यही कह रही हूँ कि प्रैक्टिस मांगती है ऑर्गेनिक, फाइनली बात यही है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उसकी रिएक्शंस ओवरलैप नहीं होती है, जो नहीं करते उसके लिए तो सारी एक जैसी है, क्या हेलोजिनेशन, क्या रिडक्शन, क्या ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो इसको RCH2COH,
रेड फास्फोरस प्लस X2, कई बार पूछते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस। हेलोजिनेशन, इसका आयनाइजेशन करता है। हेलोजन एटम का आयनाइजेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होता है, स्पेशली आयोडीन का। तो अल्फा हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाता है एक्स एटम से, तो फॉर्म बनेगी RCH(X)COH। इस टाइप की रिएक्शन जब अल्फा हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है तो उसको आप बोलते हो जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन या HV जड़ रिएक्शन होती है। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये किसी का नाम है, तीनों है ना। तो इसको अल्फा हेलोजिनेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिडक्शन। हेल-वोलार्ड, तो हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन को आपको कैसे पहचानना पड़ेगा? आपके पास ग्रुप होना चाहिए कार्बन, कार्बन के ऊपर कोई भी एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए। और होती भी रिएक्शन सिंगल स्टेप तक ही है, एक ही हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो पाता है, RCH2COH ग्रुप, ठीक है। रेड फास्फोरस प्लस X2 है ना, रेड फास्फोरस प्लस I2 ले लो आप स्पेशली। तो रेड फास्फोरस क्या करेगा? इसका आयनाइजेशन करेगा। तो हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन के अंदर क्या होता है? अल्फा हेलोजिनेशन होता है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऐसा ही अल्फा हेलोजिनेशन मैंने कंपेयर करवाया किसका? कीटोन्स वगैरह का। तो आप ध्यान रखना उस चीज़ को भी, ठीक है ना। अगली रिएक्शन आती है नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन का आपका शॉर्ट में नाम आता है HVZ रिएक्शन। तो HVZ क्या होती है? RCH2COH इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस X2, देन हाइड्रोलिसिस और ये प्रोडक्ट। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है? नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? नाइट्रेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, और ये भी किसका टाइप था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का ही टाइप था, क्योंकि H+ निकलता है और X+ जुड़ता है, दूसरा X- निकल जाता है यहाँ से। तो नाइट्रेशन रिएक्शन भी किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक ध्यान रखें यहाँ पे जो COOH ग्रुप है उसकी नेचर कैसी होती है? EWZ होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो ऑर्थो पे प्लस, पैरा पे प्लस, दूसरे ऑर्थो पे प्लस। तो ड्यूरिंग द रेजोनेंस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इट गेट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो NO2 प्लस आएगा, तो प्लस वाला प्लस की पोजीशन पे तो ऐड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं किसकी केस में? इफ देर इज एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द बेंजीन रिंग देन देर इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है वो ऑर्थो पैरा की बजाय कहाँ होती है? मेटा पोजीशन के ऊपर होती है। तो COH ग्रुप किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। इसलिए COH ग्रुप की प्रेजेंस के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है या बेंजोइक एसिड है। इसके केस में जो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, नाइट्रेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन के ऊपर क्या होती है? नाइट्रो कंपाउंड बनता है। तो इसका नाम जो कॉमन नेम हो वो तो क्या हो गया? मेटा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड या मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया। और वैसे अगर इसका IUPAC नेम करोगे तो 1 2 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड या 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड कब बनता है? जब कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करवाया जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होती है। उसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रो विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसीलिए मेटा पोजीशन के ऊपर होती है, ठीक है ना। जनरली किस में होती हैं? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही हमने देखी है ये रिएक्शंस। नेक्स्ट जो है एक देखो, नाइट्रेशन के अंदर स्पेसिफाई केस क्या था? फिनोल। फिनोल को अगर आपने डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या होती है? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या फिर पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर वो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछता है आपसे, है ना। दूसरा, अगर आपने उसमें कंसनट्रेट HNO3 डाला है तो ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाता है, ठीक है ना, जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है फ्रोडेल-क्राफ्ट से रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में आपने लगभग जितनी भी रिएक्शन है वहाँ पे क्या देखिए? फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देखिए। सबसे पहली बात मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, विच कंपाउंड डू नॉट गिव फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन? कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है? तो ध्यान रखें, एनिलीन जो होता है वो फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। C6H5NH2 या एरोमेटिक एमीन जो होता है वो फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्या रीज़न है उसका? तो देखो हमने ये देखा है कि जो
एमीन्स होते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि जो फ्रोडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3। ये किसके प्रेजेंस में होती है, एसिड की प्रेजेंस में होती है, लेविस एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होने पर, जब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्या है, बेस है, तो उसकी प्रेजेंस में उनका सॉल्ट बन जाता है और प्रोडक्ट नहीं बन पाता है ना। तो जो मीडिया वो होता है वो उसको सूट नहीं करता है ना। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर एनिलीन डू नॉट अंडरगो इन फ्रोडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट टेक्स प्लेस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज अवॉइडेड। इसी वजह से रिएक्शन अवॉइड हो जाती है। तो याद रहना चाहिए आपको फ्रोडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देते। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। आ गया ना दोबारा से यही मेटा पोजीशन, बिकॉज हियर COH ग्रुप बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हम उसको बोलते हैं जो क्या करता है, बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर निगेटिव चार्ज की बजाय पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करता है। ऐसा कोई भी ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करता है उसको अपन बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एंड सो दिस रिएक्शन अकर्स at meta position and reaction generally takes place in presence of anhydrous AlCl3 और FeCl3 बोल सकते हो कि ये रिएक्शन एनहाइड्रस कंडीशन में होती है, क्योंकि इनके अंदर वाटर जो होता है ना वो एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाता है और ये मॉइस्ट को एब्जॉर्व करने का काम करती हैं। इसलिए रिएक्शन के अंदर जो मीडिया होता है वो ड्राई कंडीशन में लेते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं, और वो भी क्या AlCl3 या FeCl3 या FeX3 ले सकते हो आप। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन विद Br2 लिया तो FeBr3 ले लो, Cl2 लेते तो FeCl3 ले लेते, रेस्पेक्टिव एसिड लिया इसका। जब रिएक्शन होती है तो मेटाब्रोमो कंपाउंड बना है, ठीक है ना, कंपाउंड मेटाब्रोमो बना है। ये तो हो गया हेलोजिनेशन रिएक्शन, है ना। हेलोजिनेशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का X2 के साथ में रिएक्शन। देखो मैं आपको HVZ और इसमें डिफरेंस बताऊँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने थोड़ी देर पहले तो हेलोजिनेशन वो बताया था। तो देखो अगर आपके पास यूँ दिया हुआ मिले कि C6H5COH प्लस Br2, कोई दिक्कत नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, देन तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर C6H5CH2COH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर रेड फॉस्फोरस की कंडीशन में हो रही है, देन वो रिएक्शन कौन सी है, HVZ। रेड फॉस्फोरस इंडिकेट करता है HVZ को, FeCl3 इंडिकेट करता है फ्रोडल क्राफ्ट रिएक्शन को, ठीक है ना। ये माइनर डिफरेंस जो है वो समझ में आना चाहिए आपको। जब इस रिएक्शन को करवा रहे हो तब क्या होगी आपके पास में, मेटा पोजीशन के ऊपर बन जाएगा। आगे देखो, फ्रोडल क्राफ्ट रिएक्शन रियली में किसको बोलते हैं, या तो एल्काइलेशन को बोलते हैं या एसाइलेशन को बोलते हैं। जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन या तो हम एल्किल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड तो होता है RX और एसाइल क्लोराइड होता है RCOCl, जिसको एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हो। तो इस दोनों ही कंडीशन में एल्किल क्लोराइड की प्रेजेंस में तो एल्किल ग्रुप का शिफ्ट होता है, और एसाइल क्लोराइड की कंडीशन में एसाइल ग्रुप की एंट्री होती है। तो एल्किल की कंडीशन में तो एल्काइलेशन बोलते हैं, और एसाइल ग्रुप के केस में इसको क्या बोल देते हैं अपन, एसाइलेशन रिएक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पे जब फ्रोडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है RCOH, ठीक है, तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन में आपको यही ध्यान रखना है। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्काइलेशन, फ्रोडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बेंजीन रिंग इसके ऊपर करवाओगे। होनी रिएक्शन उसी पे है, ऑर्थो पैरा की बजाय किस पे होनी है, मेटा पोजीशन पे होनी है। इस रिएक्शन को तो अपन बोल रहे हैं एल्काइलेशन। यहाँ पे मैं अगर ग्रुप काम में लेती CH3C डबल बॉन्ड OCl, है ना, CH3C डबल बॉन्ड OCl, देन आपकी क्या हो जाती, यहाँ पे एंट्री होती COCH3 ग्रुप की, तो उसको आप बोल देते एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन सी देखी है, फर्स्ट देखिए आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन जिसमें HVZ आई है। दूसरी हेलोजिनेशन है जिसके अंदर आपने क्या करवाया है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, तो उसके अंदर क्या हो गई है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, जिसको आप फ्रोडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर ही ले रहे हो। तीसरी रिएक्शन आप लोगों की आई है नाइट्रेशन रिएक्शन, और नेक्स्ट आई है फ्रोडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें एल्काइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हो। एल्काइल और एसाइल की कंडीशन में एक बार एल्काइलेशन, दूसरी बार क्या होता है, एसाइलेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन थी। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो
ये जो चैप्टर है उसके अंदर अपनी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सारा का सारा जो मटेरियल था मैंने ऑलमोस्ट 99.9% अपनी तरफ से कंप्लीट करवा दिया। फिर भी अब अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन आंसर रहता है तो उसको आप नोट आउट करके रखें। जब भी हम आपसे फेस आउट होंगे मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवा दूँ, ठीक है। और जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं 12th हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप NCERT फॉलो करें बेटा, टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आप जो भी रिफ्रेशर वगैरह है, एक्स्ट्रा जो भी बुक है उस मटेरियल में फंसने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आप NCERT को फॉलो करें, उसी को आप गाइड करते रहें। उसके अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते, एग्जाम्पल्स भी इवन बोर्ड के अंदर as it is आते हैं, उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता आप लोगों की, तो उसी को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आज की क्लास के अंदर अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपने एल्डिहाइड देखा है, कीटोन्स देखा है, दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे। उसके अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो मैंने कार्बेजोन, कार्बेजाइड है ना, ये वाले क्वेश्चन बताए थे, 2,4-नाइट्रो, डाइनाइट्रो, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में। इसके अलावा आप लोगों को 2-3 रिडक्शन आए इसमें इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एल्डोल कंडेंसेशन आया, केनिज़ारो रिएक्शन आई है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आती है। इसके अलावा आप लोगों की आती है नेम रिएक्शंस जो होती हैं, उसको आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि नेम रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके 2-3 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। होप सो आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा, और एक नोट्स जो है वो प्रॉपरली आप लोग बनाते जाएं बेटे इसके। थैंक्स गाइस, अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।